ध्यान से सुनना, मैं जो बताया हूँ उसको रिपीट करा दे रहा हूँ एक बार। सबसे पहले मैंने हिंदी पढ़ाना स्टार्ट किया है सनी, अब सुन लो। जब पढ़ाना स्टार्ट करे रिवीजन तो उसको ज़रूर सुन लिया करो। क्यों सुन लिया करो? क्योंकि पूरा रिकैप है। ऐसे आता नहीं कि आगे कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आगे कोई कहानी देखते रहते हो, महिलाएं ज़्यादा देखती हैं, देखा होगा कोई कहानी देखते हो तो आगे कल क्या होगा वो भी दिखाता है रिकैप करके, और फिर जब चालू होता है जिस दिन उसके पहले पीछे वाला बता देता है। तो ये पीछे का रिकैप है, पीछे जितना है मैं उसको क्या कर रहा हूँ बताने चल रहा हूँ, उसको सुनो ध्यान से। पहले आप लोगों ने पढ़ना चालू किया था हिंदी मैंने बताया था फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी को मनाने का शुरुआत माने ये कहा गया कि हिंदी दिवस मनाया जाएगा 14 सितंबर को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो पहली बार मनाने के लिए पारित किया गया था 1949 में, लेकिन पहली बार मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। ठीक, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को। देखिए 22 भाषाएं संविधान में वर्णित हैं, संविधान के अनुसूची 8 में। ये छूट गया था, अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाओं का जिक्र है? 22 भाषाओं का, उसमें हिंदी भी शामिल है, समझ गए? तो हिंदी शामिल है, और हिंदी को विशेष प्रावधान मिला है अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद कितने? 343 में। जब ये संविधान आप पढ़ोगे तो वहाँ समझ में आएगा, घबराओ मत, बिल्कुल वहाँ पढ़ाया जाएगा पूरा टोटल हिंदी के बारे में सब कुछ। ये संविधान से रिलेटेड जो चीज़ है, जैसे 22 भाषाओं में हिंदी शामिल है, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आता है, ये सब वहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने पढ़ा विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, फिर बताया कि हिंदी किस भाषा में, हिंदी किस लिपि का शब्द है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। ठीक, इसके बाद मैंने ये बताया था, व्याकरण तो पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा समय बताया था कि व्याकरण की ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैयाकरण। ये बार बार पूछता है, समझ गए? एक शब्द में वैयाकरण कहते हैं। इसके बाद आप लोगों को पढ़ाना चालू किया था हिंदी साहित्य का इतिहास। देखते जाओ, जैसे मैं पढ़ाऊँ वैसे ही बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जो छूटे बोलना ना, क्योंकि अब मैं कैसे पढ़ा दिया हूँ, 5-6 क्लास हो चुकी है, उसको एकदम डिटेल में बता पाना। अगर आप बोल दोगे तो मैं बता दूंगा कि क्या है। फिर मैंने पढ़ाना चालू किया था इतिहास के बारे में। इतिहास का मतलब होता है पुरानी बीती हुई चीज़ें, बीती हुई चीज़ों को ही अगर बाद में बताया जाए, जैसे जो घटना कल बीत चुकी, कल ही बीत गई, वो क्या बन गया है? इतिहास, यानी वो इतिहास हो गया है। लेकिन वो घटना ऐसी होनी चाहिए जिससे पूरा भारत देश या पूरा विश्व प्रभावित हो। ऐसा नहीं कि हमारे और तुम्हारे घटना से कोई प्रभावित हो रहा है। कल हम लोगों ने जो किया उससे पूरा देश हमारा प्रभावित होगा कि नहीं? नहीं होगा। हमारे घटनाओं से प्रभावित होगा? नहीं। लेकिन ऐसी कोई घटना हो जो पूरे देश को झकझोर के रख दे, वो इतिहास हो जाता है ना। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो देश के लिए माने स्मरणीय होती हैं, उसको मेमोरी में रखना पड़ता है, वो हो जाता है क्या? इतिहास। जैसे कोई लोग चप गया तो कुछ दिनों तक वो बना रहेगा कि इस दिन ये हुआ था, लेकिन वो इतिहास में उसको शामिल नहीं करेंगे। तो ये बताया था, इतिहास का मतलब सीधा सीधा डेट का श्रृंखला। और डेट पढ़ाने से पहले मैंने पढ़ाया था कि जब हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई? संस्कृत से। हिंदी की आदि जननी यानी दादी माँ है संस्कृत, और संस्कृत में 2 भाषाएं निकली, वैदिक और लौकिक। वैदिक का समय सीमा रहा 2000 से 1000, फिर लौकिक का रहा 1000 से 500। संस्कृत के बाद पाली आया 500 से 0 AD, पाली के बाद प्राकृत आया 0 से 500, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश 500 से 900, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आया 900 से 1100, अवहट्ट के बाद आया क्या? हिंदी ना, हिंदी। अवहट्ट के बाद अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हिंदी। हिंदी देखिए, हिंदी 3 कालखंडों में बटा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन को आपने लिखा था कभी 1100 देता है, कभी 1350 से 1650, ये प्राचीन है। मध्यकालीन 1650 से 1850, और आधुनिक 1850 से अब तक। और आधुनिक को आप लोगों ने 3-4 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। भारतेंदु युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नकेनवाद, नवीन कविता, साठोत्तरी। ये जब आएंगे हम वहाँ देखेंगे। इसमें से आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु युग, छायावाद युग, उसके बाद द्विवेदी युग। ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं 3 इंपॉर्टेंट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, इसके बाद आप लोगों को पढ़ाना क्या चालू किया था? ये इतिहास के विषय में बताने के बाद मैंने चालू की
हाँ, बोलियां और भाषाएं, माने हिंदी में कुल कितनी बोली बोली जाती है। तो हिंदी की जननी अपभ्रंश है, कि अपभ्रंश को हिंदी की जननी इसलिए कहते हैं क्योंकि अपभ्रंश से ही ज़्यादातर बोलियों का जन्म हुआ है। अपभ्रंश से कुल 18 बोलियां निकली हैं। इन 18 बोलियों को मैंने 5 उपभाषाओं में बांटा था और ये 3 शाखाओं में बांटा था। अपभ्रंश को आपने पहले 3 शाखा में बांटा, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी। और सौरसेनी के अंतर्गत 3 आया था, पश्चिमी, पहाड़ी और क्या, राजस्थानी। पश्चिमी के अंतर्गत 6 बोलियां निकली थी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, राजस्थानी और कौरवी और क्या, दक्कनी। कौरवी को हम लोग खड़ी बोली भी कहते हैं। ब्रजभाषा के साथ भाषा लगा है लेकिन ये बोली है। ठीक, इसके बाद आप लोगों ने राजस्थानी में पढ़ा था, राजस्थानी में मेवाती, मालावी, मारवाड़ी, जयपुरी। इसके बाद पढ़ा था पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। फिर पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और फिर पढ़ा था बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये मैंने बता दिया था 18 बोलियां। अब बोलियों के बाद मैंने चालू किया था पढ़ाना भाषा, हिंदी का साहित्य। साहित्य में सबसे पहले मैंने बताया था कि साहित्य जो है वाक जमा मय से, वांग्मय का हिस्सा है। वांग्मय वाक जमा मय से बना है, जहाँ वाक का अर्थ होता है भाषा। भाषा 2 तरीके की हो सकती है, एक व्यापक भाषा और एक सीमित भाषा। व्यापक भाषा यानी जो पशु पक्षियों की भाषा है वो व्यापक भाषा है, या फिर सांकेतिक भाषा जो है वो व्यापक भाषा है। मैंने वहाँ एक टैग भी बताया था आपको, अगर याद हो तो मैंने ये बताया था कि बिहारी लाल जो भी लिखे हैं, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजिदात भरे भवन में करत हैं नयनन हिसो बात, ये पढ़ाया था मैंने, बताया भी था। और जैसे आप सांकेतिक भाषा में बात भी करते हो, कहते हो और में कुछ छिपा है, कुछ नहीं, लेकिन वो कहता है बढ़िया। और कहने से क्या मतलब आया, कुछ आया नहीं, लेकिन वो और कहने, जैसे आप मुझसे मिले, मैं आपसे हालचाल नहीं पूछता और इसका मतलब आप समझ जाते हो मैं क्या पूछना चाहता हूँ, यानी छिपा हुआ मेरा भाव क्या है। ठीक, इसके बाद आप लोगों ने इसको सीमित भाषा में लिखित और मुद्रित या टंकित, लिखित भाषा, मुद्रित भाषा या मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मौखिक है, अभी लिख नहीं रहा हूँ कुछ, ये मौखिक है। इसके बाद आप लोगों ने इसको बांटा था साहित्य। साहित्य को 3 भाग में बांटा था, वार्ता, शास्त्र और क्या, साहित्य। वार्ता, शास्त्र और साहित्य। वार्ता के अंतर्गत आपने बताया था कि इसमें कौन महत्वपूर्ण होता है, वो अर्थ। इसमें अर्थ महत्वपूर्ण होता है, शब्द उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे चिड़िया चुग गई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यहाँ अर्थ समझना है, इसमें शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इसमें और भी समझना है, जैसे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अंग्रेजों के दांत खट्टे, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, इसमें अर्थ को समझना है, इसके शब्द का कोई महत्व नहीं है। शास्त्र जो आता है उसमें विज्ञान की भाषा, इकोनॉमी की भाषा, न लोच क्या है, ये सब समझना है, तो इसका मतलब वो शास्त्र है। और शास्त्र में शब्द को समझना महत्वपूर्ण है, यहाँ शब्द महान होता है। इसके बाद आपने देखा था कि जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा हो उसे हम कहते हैं साहित्य। साहित्य में शब्द भी महत्वपूर्ण होगा, अर्थ भी महत्वपूर्ण होगा न, यहाँ शब्द और अर्थ दोनों क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें कल्पना मिलती है, इसमें कल्पना आपको मिलती है। कल्पना यानी कभी ऐसा कल्पना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ भी पहुँचे कवि, यहाँ कल्पनाएं होंगी साहित्य में। और ऐसी कल्पना होगी जिसमें सौंदर्य होगा, रमणीयता होगी और आपको भलाई वाली बात की जाएगी। तो फिर साहित्य को मैंने बांटा था 3 भाग में, माने साहित्य क्या, जिसमें साहित्य किसे कहते हैं अगर कहेगा तो आप कहेंगे जिसमें समाज का व्यापक हित हो, बताया था मैंने, जिसमें समाज का व्यापक हित हो, सौंदर्य हो, रमणीयता हो। ठीक, ये बताया था। साहित्य जहाँ शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा हो, 3 बताया था। साहित्य किसे कहेंगे, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा हो। स प्लस हित से मिलके बना है साहित्य, जहाँ स प्लस हित माने समाज का व्यापक हित छिपा हो और सौंदर्य और रमणीयता हो। फिर साहित्य को मैंने बांटा था आगे कि इसको 3 भाग में, पहला पद्य साहित्य, फिर गद्य साहित्य और चंपू काव्य। पद्य किसे कहते हैं, जिसमें देखो, जिसमें क्या हो, माने छंद हो, जरूरी नहीं कि हर पद्य में छंद मिले ही न, तुक हो, जरूरी नहीं कि हर पद्य में तुक मिले ही। जैसे जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, तो ये देखो इसमें तुक है, ये जरूरी नहीं कि हर जितने भी पद्य हैं सब में तुक मिले ही। आपके यहाँ जितनी भी कविताएं पढ़ते हो क्या शुरू में और अंत वाला मिलता रहता है, नहीं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, सागर उजागर देखो मिल रहा है, ये तुकबंदी है।
ये मैंने बताया था, तुक मिले ये जरूरी नहीं है न। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। ये पूरा मुझको याद है, आप लोग भी याद कर सकते हो न। क्या करोगे सुन के? हाँ पूरा सब याद कर लीजिए। हाँ यार मुझको याद है, मैं पहले पढ़ता था, समझ गए? तो क्या करोगे सुन के? मंगलवार है तो थोड़ा बहुत तो सुना दिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार, बरनव रघुबर विमल जसु दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। बहुत बड़ा है, पढ़ते पढ़ते टाइम बीत जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा। गधा तुमको क्या पता न, कभी कुछ किए नहीं हो तो कहाँ से पता रहेगा? क्या बता रहे थे, छोड़ो उसको। हाँ पद्य, अब पद्य में तुक भी हो छंद भी हो, जरूरी नहीं है तुक भी मिले और छंद भी मिले। पद्य होने के लिए सबसे जरूरी है लय होना न। लय क्या होता है? देखो ग्रामर के नियमों का उल्लंघन ही लय कहलाता है। अगर ग्रामर के नियम को हम उलट पलट दें, यानी ग्रामर क्या कहता है कि सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगी, तब कर्म आएगा। लेकिन अगर उसी नियम को हम उलट पलट के रख दें तो वही कहलाता है कि उल्लंघन हो गया। जैसे टेबल पर यानी कि हाँ मेज पर किताब रखी है, मेज एक सब्जेक्ट है, मेज पर किताब रखी है, मैंने सब्जेक्ट के बाद क्रिया लिखा है, फिर कर्म लिखा है, ठीक। लेकिन अगर इसी को मैं उलट पुलट दूं, जैसे है रखी किताब मेज पर, देखो बन गया कि नहीं? थोड़ा स्मार्टनेस आ गया इसमें, है रखी किताब मेज पर। जैसे मोदी जी ने भ्रमण किया है अफ्रीका, चीन और रसिया। अगर इसी को मैं उलट पुलट दूं और थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से बोल दूं, हाँ ना, मोदी ने भ्रमण किया अफ्रीका, चाइना, रसिया, तो ये क्या हो गया? लय आ गया। समझ गए? ये लय से बच गया, इसका मतलब ये हो गया पद्य। अब पद्य के बाद मैंने पढ़ाना चालू किया था गद्य। गद्य किसे कहते हैं? अभी हम उसी को अच्छे से पढ़ना चालू करेंगे, पहले समझ लो। फिर मैंने बताया था चंपू काव्य, जिसमें दोनों का मिश्रण हो। ऐसी केवल एक ही कविता है यशोधरा, जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। चंपू काव्य के विषय में हमको नहीं पढ़ना है, हमको गद्य और पद्य के विषय में पढ़ना है। गद्य अभी हम पढ़ेंगे, फिर पद्य जब पढ़ेंगे तो वहां हमको डिटेल में समझना है, महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, सब कुछ समझना है। अभी हमको गद्य पढ़ना है, तो गद्य जो है ये 4 क्रम में बटा है। कितने क्रम में? 4। अब इसको हम लिखना चालू कर रहे हैं, इसी को गद्य को हमको पढ़ना है। आज का टॉपिक यही है, प्रोज। गद्य को क्या कहते हैं? प्रोज। गद्य देखिए 4। एक होता है पहला भाव प्रधान, कैसा? फिर दूसरा विचार प्रधान। आप लोग लिखवाए जैसे वैसे है। हाँ क्या लिखा है बोलो? हाँ तो गद्य की परिभाषा हम बोल देंगे वैसे ही। हाँ रुक जाओ, ठीक है जाने दो। अब वैसे ही लिखाएंगे तो आप नहीं, अभी आप तुरंत बोलोगे, तुम लोग नहीं बोलोगे, सबसे बड़ा गधा वही बोलेगा कि गुरुजी ऐसे नहीं समझ में आता कैसे लिखे है। अब बोल दिया करो कैसे लिखा है। अभी हम आगे पीछे लिख देंगे, हमको दिक्कत नहीं है। कथात्मक गद्य, भाव प्रधान, विचार प्रधान, अन्य विधाएं, तो जैसे लिखवाए वैसे बोलोगे। तुम्हारे कपिया में वैसे मिलता रहेगा, तुम मुझसे टिप्पणी नहीं करोगे। बेवकूफ, जब लिख रहा हूँ तो बोलना चाहिए ना सर जी ये पहले नहीं लिखा है। कथात्मक गद्य पहले यही बोले हैं, कथात्मक। फिर दूसरा दृश्यात्मक है, दृश्यात्मक गद्य। फिर तीसरा है विचार प्रधान, चौथा है अन्य विधान, तीसरा है विचार प्रधान, विचार प्रधान, और चौथा है अन्य विधान, अन्य विधाएं। ठीक, अन्य विधाएं। तो पहले देखो ये गद्य जो है इसको हम कितने खंड में बांट के पढ़ेंगे? 4 खंडों में। ठीक, 4 खंडों में बांट के पढ़ेंगे। इसको सब हम समझते हैं। गद्य कहते किसे हैं ना? गद्य किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ ले तो क्या बताओगे? व्याकरण, या गद्य वह साहित्य है जो व्याकरण के नियमों का क्या करता है? पालन करता है। यह व्याकरण के नियम, जैसे पद्य जो था व्याकरण के नियमों का उल्लंघन पद्य है, और व्याकरण के नियमों का पालन गद्य है। अगर हम व्याकरण के नियम कानून का पालन करके कोई चीज लिखें तो समझ जाओ गद्य है।
अगर व्याकरण के नियम को हम पालन करें ही नहीं, सब्जेक्ट पहले लिखना है, लिखे ना लिखे उल्टा कर दें, पहले है लिख दें। जैसे मेज पर किताब है तो ये है गद्य, ये क्या है गद्य, है मेज पर किताब, है मेज पर किताब, ये पद्य है। मैंने व्याकरण के नियम को तोड़ ताड़ दिया, अगर तोड़ ताड़ दो तो क्या हो जाएगा पद्य। और अगर हम उसको तोड़े ताड़े नहीं सही से लिखें ना, गद्य वह साहित्य है जो व्याकरण के नियमों का पालन करता है। इसको कितने प्रकार में हम बांट के पढ़ेंगे, 4। ये हाँ कुछ इसमें कुछ नहीं, इसमें प्रोज पढ़ते हो तुम, लैम पढ़ते हो। अब ये है तुम्हारे अंदर, अब पता चला तुम कमबख्त टाइप के इंसान हो। कमबख्त टाइप माने तुम्हारा राग ही इतना बेहतरीन है कि तुम गद्य भी पढ़ते हो तो पद्य लगता है। जैसे मोदी जी ने भ्रमण किया है, अब पेपर में आया मोदी इस समय भ्रमण पर हैं कहाँ, अफ्रीका में, फिर चीन में जाएंगे, फिर रसिया में। अब तुम पता चला एकदम बढ़िया क्या हो, गायक हो, तो मोदी ने भ्रमण किया अफ्रीका चाइना रसिया पढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है गद्य को ही पद्य बना दिए तो अलग की बात है, समझ गए। तो अब वो अलग की बात है कि तुम बना लेते हो, तो भाई तुम्हारा राग ही इतना बेहतरीन है, अब क्या कर सकता है। तुम गद्य भी पद्य की तरह पढ़ रहे हो, गद्य भी क्या बना दिए हो, पद्य बना दिए हो, अलग की बात है। लेकिन ये व्याकरण के नियम पे रहेगा। मोदी जी सब्जेक्ट हैं, तो मोदी जी सब्जेक्ट हैं तो पहले ही आए हैं, तो समझ लो ये ग्रामर का नियम का पालन कर रहा है। अब कथात्मक गद्य क्या होता है, जिसको कथा के माध्यम से सुना जाता है। जैसे कभी बैठो एक जगह और बताएं हम कि मैं, जैसे आपको अभी बताएं कुछ चीज हम ऐसे कहानी के माध्यम से आपको सुना दें, तो कथात्मक गद्य है। तो कथात्मक गद्य के अंतर्गत 2 आता है, हाँ, एक आता है कहानी और एक आता है क्या, उपन्यास। पहला आएगा कहानी और दूसरा आएगा उपन्यास। अब देखो कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, अभी हम बहुत डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि एक एक टॉपिक अलग से पढ़ेंगे हम। कहानी अलग से पढ़ेंगे, उपन्यास अलग से पढ़ेंगे, पूरा अलग से। लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा बता दे रहे हैं, कहानी आमतौर पे छोटी होती है जबकि उपन्यास बड़ा होता है। कहानी हो सकता है 2, 4, 6 दिन में लिख दिया जाए, लेकिन उपन्यास को लिखने के लिए महीनों लग जाते हैं, समझ गए। उपन्यास पूरा जीवन का मर्म होता है, वहां हम समझेंगे बहुत बड़ा होता है। और कहानी जो होती है, अब जैसे एक पाठ कहानी पढ़ रहे हो ना, तो आप देखना गोदान देखना, गबन देखना, तो बड़ा होगा थोड़ा। लेकिन अगर आप कोई और पंच परमेश्वर देखेंगे, कहानी है तो छोटा होगा। तो कहानी और उपन्यास में यही अंतर है कि थोड़ा बड़ा होता है और ये छोटा। लेकिन ये एकदम सटीक परिभाषा नहीं है, अभी के लिए केवल इतना याद रखो कि यही अंतर है, लेकिन ये एकदम सटीक परिभाषा नहीं है। सटीक परिभाषा क्यों नहीं है, क्योंकि एक विद्वान ने कह भी दिया कि चौपाया होने की वजह से, 4 पैर होने की वजह से मेढक को हम बैल कह दें, छोटा बैल कह दें, और बैल को हम कह दें बड़ा मेढक है, तो ये सही है नहीं। मेढक कभी बैल हो सकता है और बैल कभी मेढक हो सकता है, क्योंकि 4 पैर मेढक के भी हैं और 4 पैर बैल के भी हैं। तो क्या इस हिसाब से मेढक बैल हो जाएगा, बैल मेढक नहीं। तो कहानी और उपन्यास में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन अंतर तब समझ पाओगे जब हम अलग से हेडिंग डलवाएंगे कहानी। और जब कहानी, अभी तो हम थोड़ा थोड़ा लिखा देंगे कहानी के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। जैसे पहली कहानी क्या है, कुछ लिखा देंगे, इसमें भी कुछ, इसमें भी कुछ, थोड़ा थोड़ा सब में लिखा देंगे। लेकिन जब हम हेडिंग डलवाएंगे कहानी, तो कहानी क्या होती है, कहानी में क्या क्या होता है, कुल कहानियों की 10-20 कहानी 25 लिख, अभी तो 1-2 लिखा रहे हैं, 1-2 से काम बनने वाला नहीं है। कम से कम 30-35 कहानियां होंगी, 40 कहानियां जो आज तक खूब पूछा गया है। 40 की कहानी एक तरफ लिखाएंगे, उपन्यास एक तरफ, तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी और हम रटवा देंगे, यहीं घबराओ मत, सब कुछ याद यहीं हो जाता है अगर ध्यान से पढ़ोगे तब, ठीक। तो अब ये देखो, पहले इसी को हम देख लेते हैं। तो पहली कहानी जो रही है उसका नाम है क्या, हाँ, इंदुमती। क्या है, पहला ही प्रश्न बन गया, पहली कहानी कौन। जब सबसे पहली कहानी लिखने की शुरुआत की गई तो सबसे पहली कहानी कौन रही, इंदुमती को माना गया कि ये सबसे पहली कहानी, हिंदी की पहली सबसे कहानी कौन है, इंदुमती। अगर इंदुमती पहली कहानी है तो याद रखो ये कि इंदुमती का राइटर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों, क्योंकि इंदुमती अगर पहली कहानी है तो इसका राइटर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंदुमती पहली कहानी है और पहला चीज कुछ भी रहे वो बार बार पूछा जाता है। तो इंदुमती पहली क्या है, तो ये पहली कहानी का नाम क्या है, इंदु।
इंदुमती। अब इंदुमती पहली कहानी है तो इसके राइटर कौन है ये लिख लेना, पहली कहानी है ब्रैकेट में, ये पहली कहानी है, इसके राइटर का नाम है किशोरी लाल, किशोरी लाल गोस्वामी, लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, याद रखना। ये पहला मैंने लिख दिया, कहानी में नंबर 1 चालू ना। अभी 2-3 हम यहाँ लिख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अब सुनो, प्रेमचंद, प्रेमचंद्र नहीं, प्रेमचंद बोल रहे हैं, चंद, कुछ लोग लिखते हैं प्रेमचंद्र, चंद्र लिखोगे ना। अब कभी पीसीएस उसीएस आईएएस का सीसेट लिखने वाला आएगा तो चंद्र की जगह, चंद की जगह चंद्र करोगे ना, पहले ही पूरा काटेगा, समझ लेना। जो एकदम सही है वही लिखना है, चंद, प्रेमचंद, क्योंकि ये फेमस राइटर है, बहुत फेमस राइटर है। इन्होंने ऐसा ऐसा लिखा है जिसको देख के आपको रोना आ जाएगा। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, पूरा नाम है इनका मुंशी प्रेमचंद की 4 अभी के लिए 4 याद रखो। पहला पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर। दूसरा पंच परमेश्वर के बाद बूढ़ी काकी, ईद गाह, पोस की रात, ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। फिर बोल रहे हैं, पोस की रात, ईद गाह, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ईद गाह, पोस की रात, ये चारों लिख लो, यही लिख लो, बाद में मत कहना अभिनव कि क्या बोल दिए। कहानी है, अब कहाँ लिख रहे हैं बदतमीज, किसकी कहानी ये भी पूछेगा, प्रेमचंद, इसीलिए हम चारों एक साथ बोल दिए। 4 लिख लो हेडिंग डाल के ऐसे, 1 2 3 और 4। अभी हम बहुत सारा लिखाएंगे, लेकिन इनकी जो बहुत फेमस कहानियां हुई उन्हीं को हम, अभी और हैं 10-10 15-15 कहानी इनका लिखा देंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे क्या, अभी तो हम इसका डिटेल देख रहे हैं, अभी हम इसका व्याख्या खाका देख रहे हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि हमको क्या पढ़ना है, समझ गए। अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी हम केवल देख रहे हैं। देखते देखते अभी इसका आपका काम केवल देखने में हो जाएगा, इतने में ही आपका काम हो जाएगा जितना मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आपके आगे जीवन में काम आए, समझ गए। तो इनकी कई कहानियों को मैं लिखा दूंगा, अभी के लिए केवल आप 4 लिख लो। पहला लिख लो पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पोस की रात, ईदगाह। 4 कहानियां किसकी हैं, प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद। यहीं बगल में 4 तीर खींचो, चारों के नाम लिखो, पंच परमेश्वर, ईद गाह, बूढ़ी काकी, और क्या, पोस की। चारों लिख लोगे कि नहीं, लिख लेना, क्योंकि हम नहीं लिख रहे हैं, हमको फिर उपन्यास में दिक्कत होगी, अभी स्पेस नहीं बचेगा। अगर हम यहाँ लिख देंगे तो फिर उपन्यास को कहाँ लिखेंगे, इसीलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, समझ गए। या थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं पूस, तो समझ जाना पूस की। यहाँ पंच लिख दे रहे हैं, समझ जाना पंच परमेश्वर, पंच। यहाँ बूढ़ी लिख दे रहे हैं, समझ जाना बूढ़ी काकी। और यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, ईद समझ जाना, तो ईदगाह पूरा लिख दे रहे हैं, ईदगाह, ठीक। और अगला है तीसरा, एक दुनिया समानांतर, एक दुनिया समानांतर, मन्नू भंडारी। ये किसकी है, मन्नू भंडारी। देखो ये मन्नू भंडारी की जो एक दुनिया समानांतर है, इसमें एक है क्या, यही सच है, और महाभोज, यही सच है। महाभोज का कौन, महाभोज भी है ना इन्हीं का, मन्नू भंडारी के, ठीक। अब आ जाओ उपन्यास में, किसमें, उपन्यास में, ठीक। अब उपन्यास में आ जाएंगे तो हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन। पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, पहला उपन्यास कौन है, परीक्षा गुरु। देखो इसमें भी पहला हम लिख दिए, और किसका है, लाला श्री निवास दास, लाला श्री निवास दास, ये पहला उपन्यास है, पूछेगा पहला उपन्यास कौन है, तो परीक्षा गुरु। लिखा किसने है, लाला श्रीनिवास दास ने। फिर इसी में एक स्कंद गुप्त पूछता है, स्कंद गुप्त। एक चंद्रगुप्त भी आता है, लेकिन वहां बाद में देखेंगे। अभी जयशंकर प्रसाद, ये किसका है,
जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त किसका है और क्या है उपन्यास है? हाँ, और एक और है, कौन? मैला आंचल। किसका है? फणीश्वर नाथ। नाच रेणु का सही है। कुछ छूट तो नहीं रहा है ना जी? देख लो, महाभोज भी है ना, लिखवा तो दिए। अब आ जाओ किस में? हाँ, महाभोज इसी में लिख लो, उपन्यास है ना। हाँ, और कुछ छूटा तो नहीं? देख लो, स्कंदगुप्त, मैला आंचल, लाला ये कुछ नहीं। ठीक, अब दृश्यात्मक में आ जाओ। दृश्यात्मक में आती है क्या? कहाँ? नाटक। नाटक माने जिसे मंच पर अभिनय किया जाए, जिसे मंच पर, जैसे आप लोग नाटक जानते होंगे, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र एक नाटक है, उसको मंच पर अभिनय किया जाता है। गांधी एक नाटक है जिसको मंच पे अभिनय किया जाता है। तो जिसे हम मंच पर देखते हैं ना, पहले के समय में, ये तो आज के समय आ गया, पहले के दौर में नाटक को खेला जाता था मंच पर, उससे लोगों को सीख मिलती थी। तो नाटक हो जाएगा, नाटक जिसे मंच पर अभिनय किया जाता है ना। नाटक करते भी हैं लड़के, आज भी करते हैं विद्यालयों में, अच्छे भी। हाँ, अभिनय माने करना उसको, जैसे कोई बन जाता है, कोई किसी का अभिनय कर रहा है, कोई किसी का अभिनय कर रहा है, जैसे कोई, नहीं समझते हो? जैसे हरिश्चंद्र कोई बन गया, अब वास्तव में तो हरिश्चंद्र है नहीं, वो उनका अभिनय कर रहा है न, उनके मूल्यों को दिखा रहा है। तो अभिनय करना, मंच पर अभिनय करना। पहला नाटक आएगा तो कौन हो जाएगा? नहुस। पहला नाटक कौन है? नहुस। किसने लिखा है? आनंद रघुनंदन और गोपाल गिरधर दास। आनंद रघुनंदन, आनंद रघुनंदन और गोपाल चंद वर्मा। पूरा नाम है आनंद रघुनंदन गोपाल चंद वर्मा। राम कुमार वर्मा, वो आगे आएंगे, राइटर हैं। बेवकूफ, अभी हम पढ़ा रहे हैं क्या? तुम लोग इसीलिए मैं छोड़ दूं क्या पढ़ाना? अब वो राम कुमार वर्मा पहुंचा बहुत आगे, राइटर, नए जमाने के राइटर पहुंचा है। अभी हम यहाँ पहुंचे हैं छायावाद में, पहुंच गया वहां, एकदम छायावाद के आगे निकल गया है वो। अभी हम पढ़ा रहे हैं केवल डड्डा। अभी डड्डा वहां पहुंचेंगे, पूरा पढ़ा देंगे, उससे बाहर चला जाएगा। अभी वहां पढ़ाना चालू करेंगे, एक तरफ जितना तुम्हारे में है पूरा बोल देंगे। राम कुमार वर्मा को लेके आ गया। राम कुमार वर्मा बहुत आगे के राइटर है, अभी हम वहां पहुंचे ही नहीं हैं। क्या बताएं तुमको? अभी पूछोगे महादेवी वर्मा, हम चले छायावाद पढ़ाना चालू करें, इसको छोड़ के अब द्विवेदी युग और भारतेंद्र युग छोड़ दें, छायावाद में पहुंच जाए हम, महादेवी वर्मा को लेके चले। क्या आदमी हो यार तुम लोग, एकदम बेकार है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पहुंच गया है छायावाद के आगे, राम कुमार वर्मा के पास। बताओ, बेवकूफ है ना यार ये लोग, अपने आप को सोचते हैं मैं बहुत बड़ा स्मार्ट हूँ। अपने आप को बहुत बड़ा स्मार्ट समझते हैं। इतना स्मार्ट हो तो क्यों आके बैठे हो? मत बैठो, जाओ, खूब बड़े स्मार्ट हो तो दूसरी जगह पढ़ो। देखो कौन सा दूसरा नाटक, देखो पहला नाटक पूछेगा तो पहला नाटक कौन है? नहुस है। पहला नाटक कौन है? नहुस। स्कंदगुप्त मैंने यहाँ लिखा दिया ना। जयशंकर प्रसाद का क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। नहुस पहला नाटक है। पहला और भी नाटक हैं, अगर आपको लिखाना हो तो लिख देना, बाद में जब नाटक आएगा तब बताएंगे। एक आध और आपको लिखवा दिए हैं। आषाढ़ का एक दिन, हाँ, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का, ये राइटर हैं। आषाढ़ का एक दिन, का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, ये किसने लिखा है? मोहन राकेश ने।
मोहन राकेश, ये राइटर है मोहन राकेश। और इस राइटर में कहानी है कालिदास की, लेकिन मोहन राकेश कहते हैं जो वास्तव में कालिदास हैं और मेरे कालिदास भिन्न हैं। इसमें क्या है, गुप्त वंश की एक नायिका है जिसका नाम है मल्लिका। क्या नाम है? मल्लिका। और एक नायक है, इसमें नायक खुद ये रहेंगे। ये अच्छी वाला कभी कहानी आपने सुना होगा। तो गुप्त वंश की यहाँ जम्मू कश्मीर की नायिका थी और गुप्त वंश की वहाँ प्रेम करते थे कौन? कालिदास। कालिदास ये कहते हैं कि मैंने जो लिया है कालिदास ये अलग है, वास्तविक कालिदास अलग है, लेकिन वास्तव में कालिदास वही है। कहा जाता है कि जो जिया न हो प्रेम को वो कैसे, इतना बढ़िया एक्सप्लेन, इसमें इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया गया है प्रेम को कि पढ़ने पे आप रोने लगोगे। समझ गए? मल्लिका एक नायिका है, उसमें इतना विरह है, इतना भयानक विरह है कि क्या बताएं। पढ़ोगे, अब आप पढ़ोगे, कभी तैयारी करोगे तो पढ़ोगे, इसको पढ़ना पड़ेगा ना। आषाढ़ का एक दिन, हाँ मैं पढ़ा हूँ, ठीक। अमल धवल गिर के शिखरों पर न प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना रोया यक्ष कि तुम रोए थे ना। इसमें रोने लगेंगे यक्ष यक्षिणी। तो वहाँ विरह है, इतना भयानक विरह दिखाया है, क्या बताएं। और उसी में कहता है कि सही सही बताइए कोई बिना विरह झेले, यानी बिना प्रेम किए और प्रेम पर इतना बढ़िया वर्णन कर देना असंभव है न। आज वाला प्रेम नहीं है चुचुंदर वाला, समझ रहे हो? चुचुंदर वाला प्रेम है आज। इधर उधर मिले, थोड़ा बहुत फोन नंबर लिए, फोन नंबर दिए न, हाय बाय हुआ, 2-4 दिन बाद पैसा वैसा ट्रांसफर हुआ, इधर उधर करके निकल लिए। अब तुम अपना फिर वो दूसरी जगह जुगाड़ बनाएगी, ये दूसरे जगह। ये वाला प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब होता है विश्वास, अंधा माने आप जिससे प्रेम करो, यानी वो प्रेम का अलग ही परिभाषा है। लेकिन तुम लोगों का जो दिमाग में है ये हवस है, प्रेम नहीं बल्कि क्या है, हवस है। समझ गए? ये प्रेम की परिभाषा नहीं है। तो इसमें बहुत भयानक है। इसमें जो मल्लिका है बताएगा कि मोहन राकेश ने लिखा आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ से प्रथम दिवसे। इसमें है आषाढ़ से प्रथम दिवसे। तो यहाँ लिखा है, बढ़िया से लिखा, बहुत बेहतरीन ये नाटक है। आप इसको पढ़ोगे तो आ जाएगा, मिल जाएगा। किताब मिलती है, नाटक की किताब तो मिलेगी, उसको पढ़ना। जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ना। तो नहुस हो गया। आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा है? तो मोहन राकेश ने। ये है क्या? नाटक है। और कोई नाटक लिखा है कि नहीं? चिंतामणि निबंध है। विचार प्रधान जो है 2 होता है। विचार प्रधान कितने होते हैं? 2। देखो दोनों को हम लिख रहे हैं यहाँ। एक होता है निबंध, निबंध क्या? निबंध। और एक होता है आलोचना, आलोचना। आलोचना समीक्षा या समालोचना, इसी का नाम है। आलोचना कह लो, समीक्षा कह लो या समालोचना कह लो। समालोचना, तीनों का मतलब क्या है? सेम है। समझ गए? तीनों का मतलब सेम है, आलोचना, समालोचना और समीक्षा। ये जो निबंध है ना, निबंध के डॉन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध के डॉन है। अगर निबंध का जिक्र आएगा तो समझ जाना निबंध के कैटेगरी में खड़े होने में सबसे नंबर 1 पे कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछता है, बार बार पूछता है, जिसका नाम है चिंतामणि। क्या नाम है? चिंतामणि। पूछेगा चिंतामणि निबंध किसका है? हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। अब एक चीज आपको घर जाके करना है, देखना आचार्य रामचंद्र है कि चंद है। आचार्य रामचंद्र है कि चंद है, देख लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके यहाँ एक चैप्टर है मित्रता। क्या है? मित्रता आपके यहाँ चैप्टर है मित्रता, उसको देखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। 1884 में बस्ती जनपद के गोना नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। ठीक, हाँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, चंद्र है, द नहीं है, चंद नहीं है, चंद्र है। याद रखना, राइटर, बड़े राइटर जो हैं उनके नाम को एकदम स्पष्ट लिखना। जैसे हम आकाश को आकाशा कर दें तो तुम गुस्सा जाओगे कि नहीं? हाँ, तो बिगड़ जाओगे। तो ऐसे ये भी बिगड़ जाएंगे, और ये बिगड़ गए उस समय के डॉन हैं,
इनके सामने कोई बोलता नहीं था। अगर ये जहाँ खड़े हो जाते थे, जितने राइटर रहते थे दूर दूर भागते थे, बाप रे वहाँ खड़े हैं उनके सामने मत जाओ। और जो जाता था झुक के जाता था। उस दौर के राजा रहे हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका निबंध कौन सा है? चिंतामणि। और निबंध निलय है एक, वो भी है निबंध ही, लेकिन अब आपके यहाँ ये नहीं पूछा है। इतना हम लिख दिया, निबंध जब पढ़ाएंगे तो वहाँ ढेर सारा निबंध को एक साथ लिख लेंगे। अब आ जाएगा क्या? अन्य विधा। इसमें कोई और तो नहीं लिखा है ना? हाँ, अब देखो निबंध किसे कहते हैं? इसमें न कोई पात्र होता है, इसमें न तो कोई पात्र होता है, न ही घटनाएं होती है, न पात्र होती है, न घटना होती है। निबंध किसे कहते हैं? जिसमें न कोई पात्र हो, न घटना हो, न चरित्र हो, बल्कि विचारों की क्या हो? सीधे सीधे श्रृंखला। इसमें विचारों की श्रृंखला होगा। जैसे हम तुमको कहें कि गाय पर निबंध लिखो, विचारों की श्रृंखला, तो आप क्या करते हो? विचार करिए। हाँ, श्रृंखला, समझ गए? विचारों की श्रृंखला होती है। ध्यान से सुनो, इसमें कोई पात्र होता है? जैसे नाटक में पात्र लेते हो कि ये राम है, ये सीता है, ये है हनुमान है, तो पात्र हो गया। घटना, कुछ न कुछ घटनाओं को आप प्रदर्शित, जैसे कन्या हत्या, भ्रूण हत्या पे है तो उसमें घटना भी लेना पड़ेगा। नहीं, लड़कियां करती भी हैं नाटक, लड़कियां नाटक करती हैं तो उसमें माँ बहू रहती है, सास रहती है, पति रहता है, दाऊ रहते हैं, ससुर रहते हैं, और बच्ची रहती है पेट में, कहती है माँ मुझे मत मारिए, माँ मुझे मत मारिए। नहीं देखे हो? ये है, ये पात्र उत्तर है। इसमें कुछ नहीं रहना, तो पात्र न घटना न चरित्र, बल्कि विचारों का सीधा श्रृंखला। विचार जैसे गाय के 2 कान होते हैं, 2 आँख होती है, 2 सींग होते हैं, एक लंबी पूंछ होती है, ये सब क्या है ना? तो ये विचारों का सीधा सीधा श्रृंखला है। आगे अब आ जाएंगे आलोचना, समालोचना या समीक्षा। आलोचना, समालोचना या समीक्षा क्या है? किसी राइटर के, किसी भी राइटर के ना, किसी राइटर के ये बताना इसमें क्या क्या कमियां रह गई और इसको कितना और ठीक, क्या क्या कमी रह गई और क्या क्या अच्छाई है। अगर ये कमियां दूर होती तो ये और अच्छा हो सकता था। ये नहीं कि बुराई करना, यानी कमियों को बताना ना पॉजिटिव सेंस में, यानी किसी चीज़ को ये बताना कि इसमें क्या कमी रह गई, अगर ये कमी न रही होती तो ये और अच्छा होता। जैसे तुम लोग कोई पिक्चर देखते हो तो कहते हो रच के यह और न रहा होता है, यह अंत में जो हीरोना मर गया, यह गड़बड़ाई गया, यह हीरोना जियत रहा था तो बढ़िया पिक्चर बड़ी मस्त रही, हीरोना मर गया गड़बड़ हो गई। जैसे तेरे नाम में सलमान खान अंत में टपक गए, कौन मर गए थे कि नहीं कुछ पता, हीरोइन ही मर गई क्या, उसका कोई मतलब रहा? तब इम्मन लगा गया, बेकार हुई है। ये है। अब अन्य विधा में हम लोग देखेंगे आत्मकथा क्या है? जीवनी। जीवनी आत्मकथा स्वयं लिखा जाता है, जीते जी लिखोगे, जियत रहा तब अपने बारे में लिखबा। आत्मकथा स्वयं लिखा जाता है और जीते जी लिखा जाता है। और जीवनी मरने के बाद भी लिखा जा सकता है। जीवनी जैसे तुम्हारे जीवन के विषय में हम लिख दें, जीवनी दूसरा कोई लिखता है, आत्मकथा स्वयं लिखा जाता है। आत्मकथा जीते जी लिखोगे, जब स्वयं लिखोगे जीते रहोगे तब भी, और जीवनी मरने के बाद भी लिखा जाता है। आत्मकथा में कुछ न कुछ गोल मटोल रहेगा और जीवनी में कुछ गोल मटोल नहीं रहेगा। मुझे जितना तुम्हारे बारे में पता है सब लिख दूंगा, लेकिन तुम अगर अपने बारे में लिख रहे हो तो जो जो मटर गश्ती किए हो और जो जो जीवन में अपने नौजवानी में गुल खिलाए हो, सारे गुल खिलाने को क्या कर दोगे? गायब कर दोगे। लिखोगे कि मैंने यहाँ जाते समय सीटी मारा था, वहाँ रास्ते में ये किया था, गड्ढे में लेके कूद गया था, कुछ लिखोगे? कुछ नहीं लिखोगे ना। तो यही है, समझ गए? आत्मकथा और जीवनी में ये अंतर। आगे हम लोग देखेंगे। अभी और है रेखा चित्र क्या है, संस्मरण क्या है। संस्मरण माने स्मृतियों के आधार पे लिखना, रेखा चित्र यानी चित्र के माध्यम से किसी चीज को कर देना। आगे आएगा देखेंगे, ठीक।